अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इलेक्शन को गुजरे आज 3 दिन हो चुके हैं और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो इस वक्त मुतजस्सिस हो रही है इलेक्शन नताइज के बारे में। और इलेक्शन कैसा रहा ये सारे तो जो आप कमेंट सेक्शन में हैं वो बताएंगे कि इलेक्शन कैसा रहा और आपके एरियाज में टर्न आउट कैसा रहा इलेक्शन का। अगर मैं बात करूं जहलम की, और क्योंकि जहलम मेरा हल्का है और मैं जहलम में मैंने वोट कास्ट किया NA61 में, तो टर्न आउट की अगर बात की जाए जो हमने देखा और वो था तकरीबन 2018 की जो निस्बत टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है। और जो हैरत अंगेज चीज़ थी और जो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो एक बड़ी तादाद में इस दफ़ा निकली हैं। गो कि मर्द काफ़ी थे और इस दफ़ा जो कौम थी खासी पुरजोश नज़र आ रही थी। उसकी वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोग जो थे वो इसको समझ रहे थे कि ये इस दफ़ा जो हमारा वोट है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और कुछ लोग जो सिस्टम के ही खिलाफ हैं, जो निज़ाम के खिलाफ हैं और जो पिछले कुछ अरसा से जो भी पाकिस्तान में हालात चल रहे थे उसके खिलाफ वो समझते थे कि हमारा जो वोट है वो एक एहतजाज है और हमने अपना वोट कास्ट करके एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना है। और कुछ दोस्त जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो सीफ अलवी साहब हमारे साथ आ चुके हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं सियासी जो भी नतायज आ रहे हैं और जो सियासी हालात हैं इलेक्शन और पाकिस्तान की सूरत हाल पे इनके तज्जिए और जो तबसरे होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। PDM2 किसी सूरत नहीं आएगी, 2 पार्टीज नजरिया चल रहा है, अब देखिए कौन आता है। ये वही नजरिया तो नहीं है जो 1947 में चल रहा था, ये तो तसीफ साहब आप बताएंगे। अच्छा जी, बाकी जो सूरत हाल है इस दफा इलेक्शन में बड़े बड़े अपसेट भी हुए हैं जी, और अपसेट हुए हैं करवाए गए हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैरान परेशान हैं। जो मीडिया पंडित हैं, जो सियासी तज्जिया नगार हैं, वो भी बड़े हैरान परेशान है कि कैसे हो गया ये सारा कुछ। जैसे राना सनाउल्लाह साहब हार गए हैं, साद रफीक साहब हार गए हैं, और साद रफीक साहब ने जिस जेस्चर का मुजाहरा किया, मैं समझता हूं कि सियासी जितने हमारे हैं उन्हें ऐसा ही होना चाहिए और उनका जो एक जेस्चर होना चाहिए हार जीत के बाद, वो मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। जो दोस्त शामिल हो रहे हैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अपने इलाकों की सूरत हाल आपने बतानी है, किस किस इलाके में टर्न आउट कैसा रहा, आपने वोट कास्ट किया या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि खुद वोट कास्ट करते नहीं हैं और बाद में जो है शिकवे शिकायत तनकीद करते रहते हैं और सियासी तबसरे जो हैं वो बड़े दिलचस्पी से कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाए कि क्या आपने वोट कास्ट किया, तो तब वो जो है वो सो जाते हैं और तब इस बारे में उनके पास कोई राय नहीं होती। सो मैं ये समझता हूं कि जब वोट ही आपने कास्ट नहीं किया हुआ तो आपने अपना जो कौमी फरीजा है वो ही अदा नहीं किया, तो उसके बाद आपके पास मेरे ख्याल में वो राइट ही नहीं है कि आप जो है वो एहतजाज कर सकें, आप शिकवा शिकायत कर सकें। आपका सियासी नजरिया जो भी होना चाहिए, आप किसी भी जमात को सपोर्ट करते हैं, आप इवन सिस्टम के ही अगेंस्ट हैं, आप इस पूरे निजाम के ही खिलाफ हैं, तब भी आपको मेरे ख्याल में वोट कास्ट करना चाहिए। उसके बाद सूरत हाल जो है। अच्छा जी, लोग आ रहे हैं जी। अम्मार खान, अवैस भाई आदाब, वेलकम जी अम्मार। अवैस फजल भी आ चुके हैं जी, आसिफ खान आ चुके हैं। अम्मार खान कहते हैं मुल्तान में शहरबानो कुरैशी जीत गई मूसा गिलानी के खिलाफ। हाँ जी, कुछ रिवर्स रिजल्ट हुए हैं। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे अपसेट, कुछ चीजें जो है मेरे पास हैं उन पे हम बात करते हैं। अच्छा, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल जो हमने देखी, जरा हम सीक्वेंस के साथ आते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने वोट कास्ट किया और साफियों से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो एक साफी ने उनसे सवाल किया कि क्या मखलूत गवर्नमेंट आने जा रही है और आइंदा आप क्या देखते हैं, क्या आप सादा अक्सरियत हासिल कर पाएंगे या मखलूत गवर्नमेंट आते हैं। तो कायद साहब ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने फौरन लाहौल पढ़ी, उन्होंने कहा कि खुदा का नाम लो, मखलूत हुकूमत का नाम नहीं लेना। जो सादा अक्सरियत रखने वाली एक जमात जो है वही पाकिस्तान के मसाइल का हल पेश करेगी और वही मसले हल कर सकती है। और उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आपके फौज के साथ रवाबत कैसे हैं, कोई डील हो गई है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि फौज के साथ मेरे राबते रवाबत हमेशा अच्छे रहे हैं और हम जो है वो, जैसे एक सियासी बयान होता है कि हम एक ही पेज पर हैं। उसके बाद आपने देखा कि सूरत हाल खासी दिलचस्प होगी। विक्ट्री स्पीच करना चाह रहे थे और पूरी रात वो तकरीबन बैठे रहे 8 तारीख को, और फिर आधी रात को उठ के चले गए क्योंकि जो नताइज थे उनकी शायद सोच के, और इवन जो पूरी पाकिस्तान एक हाइप क्रिएट हुई थी मुस्लिम लीग नून वाली,
उससे ज़रा मुख्तलिफ आगे और ख़ासे मुख्तलिफ बल्कि आगे, और आज़ाद जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे वो खासी तादाद में और खासी सीटें ले गए, और नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद उनको जाना पड़ गया। अगले दिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी, क्योंकि शायद उनसे रहा नहीं जा रहा था, उन्होंने विक्ट्री स्पीच करनी थी, और उस पर उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच जब की तो उन्होंने कुछ चीजें की, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उस पर उन्होंने ट्रोल बहुत किया गया, लोगों ने उनको कहा गया कि आपने जो सीट्स ली हैं वो कम है, आपके मुकाबले में जो है वो आजाद ज्यादा है, तो आप कैसे विक्ट्री स्पीच कर सकते हैं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आप एज अ होल बात करें, पार्टी की जानब से बात करें, तो मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जमात की तर्ज पे सबसे ज्यादा सीट्स लेने में कामयाब हुई है। तो इस लिहाज से उनकी जो है वो विक्ट्री स्पीच, उस लिहाज से जो उन्होंने कहा जी हम अक्सरियत रखते हैं, हम सबसे ज्यादा सीट्स लेने वाली जमात है, उस लिहाज से वो ठीक है। हाँ, शायद उन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर दी, अभी उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। अच्छा, तो वहां पे एक दिन पहले जब वो कह रहे थे कि जी मखलूत हुकूमत नहीं आएगी, मखलूत हुकूमत का नाम मत लो, एक जो जमात है वही पाकिस्तान के मसाइल का हल पेश कर सकती है, और अगले दिन उन्होंने ये कहा कि जी हम मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगा कि आसिफ जरदारी साहब, जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, उनसे जाके बात करें, और हम आज ही वो बल्कि बात करें, और हम एक मखलूत, एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे एक जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और उसके जवाब में जिसको सियासी पंडित, जिसको सियासी जितने पुराने हमारे बाबे हैं, वो ये कहते थे कि ये भी बच्चा है, कल का बच्चा है, अभी सियासत में नया आया है, बिलावल जरदारी, उसको ये जो कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसने फौरन रिटेलिएट किया और उन्होंने ये कहा कि मैं अभी किसी भी किस्म की ऑफर कबूल करने या हुकूमत बनाने के बारे में बात नहीं करूंगा जब तक तमाम जो हमारे हल्के हैं उसके रिजल्ट नहीं आ जाते। ये एक सीक्वेंस चला आ रहा था। उसके बाद एक गैर मुसद्दका इतला आती है कि जो अडियाला रोड है, अडियाला जेल के आसपास एक गैर मामूली तौर पे आमदोरफ्त देखी गई है और बड़ी वीआईपी मूवमेंट देखी गई है। इसमें फिर अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जरदारी साहब की मुलाकात हुई इमरान खान से। खैर, ये अफवाहों का बाजार जो है इन दिनों वैसे गर्म हो जाता है जब जब खास साथ साथ कमेंट भी जो है वो शामिल करते जाते हैं, लेकिन जो अभी सीक्वेंस है आपने इसको जहन में रखने। अली लार वस्सलाम जी, अमार खान तौसीफ साहब कहते हैं ऐसे हुआ कि बैलेंस करके बैठा दिया गया है। मैंने पहले कहा था कि बड़े बड़े पुराने बुर्ज उल्टेंगे। ख्वाजा साद रफीक फेवरेट सियासी पर्सन है, सेम लाइक बयान। हाँ जी, साद रफीक साहब जी बड़े अच्छे, मैं 2 लोगों का, 3 लोग कुछ ऐसे हैं, बल्कि अगर आप बात करें 4-5 लोगों की, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासी लिहाज से बड़ी कदावर शख्सियात भी हैं और बड़े मुदब्बर भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो जो एक होता है ना वाकई एक सियासी इंसान होता है। उनमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, चौधरी निसार हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, और फिर उसी तरह ख्वाजा साद रफीक है। तो उनका हारना समझ में भी नहीं आया, और सेकंड जिस जेस्चर का उन्होंने बाद में इजहार किया वो बहुत अच्छा था। इवन सरदार लतीफ खोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि मुझे साद रफीक साहब ने कॉल करके मुबारकबाद दी है, तो एक बहुत अच्छा जेस्चर था। सैयद महताब अली बुखारी अमार खान हार गई है जी, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। टर्न आउट तो बहुत ज्यादा था, और रही बात आपके वोट वाली बात की, तो मायूस होना जायज नहीं। रात 12 बजे तक 30,000 की लीड वाले नुमाइंदे को दिन 30 नंबर पर ले गए। हाँ जी, ये वाकई समझ नहीं आई जी। कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें, अब अगर हम बात करें अपने हल्के जेएलएम की, NA 60-61 की, तो ऐसे ही हुआ। जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे कर्नल शौकत और हसन अदील, वो खासी लीड ले रहे थे, और जब सुबह होती है मंजर बदलता है, रात से दिन होती है और अंधेरा खत्म होकर रोशनी आती है, तो ये रोशनी किसी और के पड़ने में चली जाती है, और हम देखते हैं कि जो बंदा लीड ले रहा था वो खैर से बहुत बड़ी लीड से हार जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और आ रहे हैं जी। नाइक जो 2 दिन जिंदगी अल्लाह देख रहा है, कबर याद करो जी। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। आसिफ खान कह रहे हैं भाई आपने किसको वोट दिया है जी? हमारी पार्टी है अफ्तार पार्टी जी, जिसपे सब रजामंद हैं, हमारी पार्टी के कोई खिलाफ नहीं है। आप में से कोई एक बंदा भी कोई ऐसा हो जो हमारी पार्टी के खिलाफ हो तो मैं उसको मान जाऊं। हम अफ्तार पार्टी के साथ हैं जिसपे सब मुत्तफिक हैं और बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। अली राज हमारे यहाँ कोट अद्दू में PTI के नुमाइंदा सियासी मियां मोहम्मद शेर अली कुरैशी, उनके छोटे भाई वैसे अली कुरैशी बहुत बड़ी लीड से कामयाबी हासिल की और हमारे यहाँ इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुए, लेकिन आप मालूम नहीं क्या होना जी। बिल्कुल
इस लिहाज से बात की जाए, सिक्योरिटी के लिहाज से तो माशाल्लाह एक जिन हालात का खदशा जाहिर किया जा रहा था, 2 दिन पहले जो बलूचिस्तान में और आसपास के इलाकों में जो हालात हुए, उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह के जी पाकिस्तान के हालात अच्छे रहे और इलेक्शन एक पुरसकून माहौल में हो गए। बाद अज़ां क्या होता है, रिजल्ट क्या आते हैं और क्या सूरत हाल बनती है, ये तो अब बड़े जाने। तो सीफ साहब कह रहे हैं विक्ट्री स्पीच सियासी दाव था, प्रेशर क्रिएट करने का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कह सकते हैं जी इसके। और देखें, नवाज शरीफ साहब के बारे में आप अगर आप कोई राय कायम रखते हैं, आप आपका कोई सियासी नजरिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन सियासी लिहाज से बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, पहले वज़ीर खजाना रहे, 2 दफा वज़ीर आला पंजाब रहे, तो एक वसी तजर्बा रखते हैं सियासी लिहाज से और गेम के मास्टर हैं। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन समझा जा सकता है। तो सिर्फ साहब मैं अभी भी ये कहूंगा कि थोड़ी सी जल्दी करके थोड़ा सा वक्त लेते हैं विक्ट्री स्पीच में, और अभी जैसे उन्होंने दावत दी है तो इसमें जो बाकी आजाद हैं उनको भी इन्होंने शामिल करना चाहिए था। और अपोजिशन जो है इस दफा बड़ी मजे की होने वाली है। मैं ये देख रहा हूं, आप बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसी आएगी। मैं ये देख रहा हूं कि अपोजिशन किस तरह की आएगी, कौन अपोजिशन में बैठेगा। और अभी जो खान साहब की सूरत हाल है, कल का जो केस आपने देखा, 12 मुकदमात में जमानत मिल गई। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को 13 मुकदमात में जमानत मिलना, और फिर जज का ये भी कहना कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें जल्द अज जल्द रिहा करे। तो ये कुछ और चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रेसिडेंट कब अनाउंस होगा? प्रेसिडेंट बाद में होगा जी, पहले असल जो चीजें हैं वो तो देख लें। अच्छा जी, कुछ अपसेट्स की हम बात कर रहे थे कि अपसेट जो है वो क्या क्या हुए, और फिर हम सीक्वेंस के साथ ही पहले जो हम पढ़ रहे थे, तो जो फिर बाद जो गैर मुसद्दका इतला आई कि जी जरदारी साहब की मुलाकात होती है अडियाला में इमरान खान साहब के साथ, वो भी एक अफवाह थी। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जी रात तक बताया जा रहा था कि जरदारी साहब और बिलावल साहब इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। अब वहां इनकी मुलाकात किसके साथ है ये नहीं पता, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं कि 170 सीट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आजाद है उन्होंने हासिल की हैं। ये उनका एक दावा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे और जितनी सीट्स हमारी धांधली के जरिए, ये उनका बयान है, धांधली के जरिए आई हैं और उनको हम वापस लेंगे। तो इस तरह तो तहरीक इंसाफ जो है, जो उनके हमायत याफ्ता है, वो एक बड़ी लीड के साथ सामने आएंगे। तो फिर ये भी देखना है कि वो आखिर जाते किस तरफ है, क्योंकि बहुत सारे आजाद ऐसे हैं जो बिल्कुल वाकई आजाद हैं, उन्होंने तो अपने फैसले करना शुरू कर दिए हैं। रात जैसे हमने 2-3 लोगों का देखा, उन्होंने फैसला कर लिया और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो अब ये देखना है कि क्या जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं वो किस तरफ शामिल होते हैं। इसी तरह अगर अब तहरीक इंसाफ की बात करें तो जो सूरत हाल जेलम में रही NA 61 में बड़ी दिलचस्प रही। मैं खुद जब वोट कास्ट करने गया हूं तो मैं बड़ा हैरान हूं कि बैलेट पेपर जो ग्रीन और व्हाइट है, वहां पे एक जैसे नाम के 2 लोग हैं, ग्रीन पे भी है और वो व्हाइट पे भी है, और नाम भी सेम है, और उस बंदे का जो इंतखाबी निशान है जहाज, वो भी सेम है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। जब मैं बाहर आता हूँ और कुछ दोस्तों से इस बात का जिक्र करता हूँ, जो हमारे मीडिया पर्सन आए हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे, वो खुद कह रहे हैं कि हम भी खासे परेशान थे कि हमने अगर तहरीक इंसाफ को वोट देना तो कौन से वाले मुश्ताक अहमद पे हमने ठप्पा लगाना है, और दोनों का निशान जो है वो सेम था। अभी कल जो है वो बात खुलती है कि जो मुश्ताक अहमद साहब है उन्होंने 2 हलकों से बैलेट जो है वो कागजात जमा करवाए हुए थे, और बाद अज़ां फिर वो नेशनल असेंबली के कागजात वापस नहीं ले सके। उस वजह से तहरीक इंसाफ को जो नुकसान होता है वो ये होता है कि 10,000 जो वोट हैं वो तहरीक इंसाफ के वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे नेशनल असेंबली पे कर्नल शौकत साहब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, और साथ ही उनके, क्योंकि मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए होते हैं, और दोनों तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। बाद जो कर्नल शौकत साहब है वो नेशनल असेंबली की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, और मुश्ताक साहब जो है वो सूबाई असेंबली की तरफ। लेकिन क्योंकि निशान अब भी बैलेट पेपर पर मौजूद होता है, तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सादा लोग और दही तबका है जो नीचे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, गाँव के एरिया से, क्योंकि यहाँ पे इलाका भाई देश के नाम से एक बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़ा वोट बैंक है, सो वो जो है वो 10,000 वोट जो है वो मुश्ताक साहब को पड़ जाते हैं, और वही 10,000 अगर तहरीक इंसाफ को, कर्नल शौकत को पड़ जाते हैं, तो जो भी रिजल्ट आया है बाद अगले दिन जो रिजल्ट आया है वो खासा मुख्तलिफ होता है, और NA 61 में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कर्नल शौकत एक बड़ी लीड से जीत सकते थे। तो सीफ साहब कहते हैं खान साहब अब बल्ले के निशान के पीछे हैं, जल्द अज जल्द उन्हें किसी सियासी जमात की तरफ जाना होगा, आजाद क्लियर हो सके, वरना आप बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त
लेकिन अभी तौसीफ साहब खान साहब जो है वो दोहरी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका एक बयानिया था, जो करप्शन का वो नारा लगाते थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, करप्शन और चोर चोर का वो जो एक अरसे से नारा लगा रहे थे, अगर वो जरदारी साहब के साथ मिलके एक हुकूमत बना लेते हैं तो उनका जो बयानिया था वो तो मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा, और अपोजिशन वो करने के हक में नहीं है, और उनका कोई मूड भी खासा नजर नहीं आ रहा। इस वक्त वो हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हुकूमत करने के लिए जो एक तादाद उनको चाहिए वो तादाद उनके पास पूरी नहीं है, और वो तादाद पीपल्स पार्टी, MQM या इस तरह जो लास्ट टाइम के हमायत याफ्ता लोग थे, जो उनके इत्तेहादी थे, उनको मिला के हो सकता है पूरा, लेकिन वो अभी तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अब ये तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आजाद है वो किस जमात में शामिल होते हैं ये भी देखना। अच्छा, कुछ अपसेट्स की हम बात कर रहे थे जी, 5-6 अपसेट्स आपको बताऊंगा जो कि इस दफा इलेक्शन में हुए और बड़े दिलचस्प हुए। अच्छा जी, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा, जिन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियंस बना ली, और उन्होंने यहां तक दावा किया था कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो मेरी वजह से इलेक्शन जीते थे और मैंने उन्हें इलेक्शन जितवाए थे, जितने भी जीते हैं। सो उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया और आजाद उम्मीदवार उमर काका खेल ने उन्हें शिकस्त दे दी। और एक जगह पे तो एक इतला आ रही है कि परवेज खटक साहब को खुद या उनकी पार्टी के किसी उम्मीदवार को सिर्फ 9 वोट मिले हैं जी। ये है जी हल्का है PK 88 नौशहरा। यहां से जो परवेज खटक साहब है उनको वोट मिले थे सिर्फ 29,000, उनके मद्दे मुकाबल जो आजाद उम्मीदवार उमर काका खेल थे वो 38,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो गए। तो वजीर आला साहब खुद हार गए हैं, और वजीर आला साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो मेरी वजह से जीते थे, लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला साहब जो है उनका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया और वो हार गए। सईद साधु साहब एक और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े बेलाग तबसरे होते हैं इनके भी सियासी, वो भी आ चुके हैं। वो नारा खान साहब नहीं लगाते थे, वो उनके अंदर मौजूद, ठीक है, उम्मीद है जेल में रहकर उन्हें अपने अंदर खासे जज्बाती हो रहे हैं जी आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, अब कौन किसका नारा लगा रहा था ये तो अब वक्त बताएगा। अब फैसला करना है अवाम तो अपना फैसला सुना चुकी है। अब जो जिनको उन्होंने वोट दिए हैं, जिनको उन्होंने मुंतखब किया है, उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने अपना बयानिया बचाना है, कौम बचानी है, पार्टी बचानी है, या फिर 5 साल इंतजार करने और अगले इलेक्शन में जाके किसी का वेट कर दें। तो सीफ साहब, सियासी सूरत हाल में से किसी के साथ इल्हाक लाजमी है, ये आप समझते हैं। 140 प्लस सीट्स हैं, बस जो भी हुकूमत के लिए काफी। 170 सीट का क्या ना, बिल्कुल जी, 170 सीट का वाकई अभी तक समझ नहीं आया कि 170 सीट्स का क्यों कहा गया है। 140 सीट्स तक तो जाना पड़ेगा उनको। तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो पहले तो किसी पार्टी में शामिल हों और बाद फिर जो है वो लाया अमल रखें और इत्तेहादी शामिल। अच्छा, दूसरा अपसेट जो होता है वो होता है जी साद रफीक साहब का। साद रफीक साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है और बड़े सियासी तजर्बा भी रखते हैं और बड़े कीन होकर बात करते हैं। कुछ मामलात में पेश जज्बाती हो गए थे, लेकिन NA 122 लाहौर ख्वाजा साद रफीक, आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा, जो थोड़ी देर पहले जिन्होंने पीपल्स पार्टी से लैंड किया था तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो जीत जाते हैं जी। सरदार लतीफ खोसा को 1,17,109 वोट उनको मिलते हैं, और जो ख्वाजा साद रफीक हैं वो 77,960 वोट हासिल करके वो जो है वो सीट हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद का जो जेस्चर था वो खासा मजेदार था, जिसमें उन्होंने खुद कॉल भी की सरदार लतीफ खोसा को, उन्होंने मुबारकबाद दी और साथ में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो अवामी फैसला है उस पे सर तस्लीम खम करते हैं और सरदार साहब को मुबारकबाद हो। तो ये एक मेरे ख्याल में जेस्चर होना चाहिए। ये दूसरा अपसेट था। तीसरा अपसेट जो होता है जी, तीसरा अपसेट और भी बहुत मजे का है। जो साबिक जो निगरान PDM का जो एक सेटअप था उसमें वजीर खारजा रहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जो लाहौर का हल्का NA 127 उससे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। नेशनल असम्बली की सीट पे मद्दे मुकाबल होते हैं मुस्लिम लीग नून के अता तारड़। तो यहाँ पे भी सूरत हाल वही होती है जो बहुत सारे इलाकों में होती है कि अता तारड़ जो है वो पीछे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी खासी लीड पे थे, लेकिन बाद जब फैसला आता है तो अता तारड़ जो है वो 98,210 वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ 15,000 वोट ले पाते हैं। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मलक जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। ये एक और अपसेट था
यहाँ पे बड़ी लोग ये बात कर रहे थे कि बिलावल साहब ये सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि वहां से वो मजबूत थे। मजबूत इस लिहाज से कि सियासी कद काठ अच्छा था, लेकिन जो लोग जानते हैं सियासी लिहाज से लाहौर में मुस्लिम लीग नून का एक उसको गढ़ समझा जाता है, और जिस इलाके में इलेक्शन लड़ रहे थे NA 127 वो भी लाहौर का एक गढ़ समझा जाता था। तीसरा अपसेट जिसकी कोई समझ नहीं आई स्टिल, और हाईकोर्ट में शायद पिटीशन भी दायर होगी, NA 71 सियालकोट ख्वाजा आसिफ बामुकाबला उस्मान डार साहिबा की वालिदा रेहान डार साहिबा। और इसकी जो सूरत हाल में इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने इसमें जो है वो ट्वीट्स की हैं, और हमें बहुत सारे सवालात होते हैं कि ये कैसे हुआ जी। रेहाना डार साहिबा जो है वो इलेक्शन जीत रही थी, बादजा होता ये कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये अगर सूरत हाल बताएं तो ये अचानक जीते हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने 1,85,566 वोट लिए और वो कामयाब करार दिए गए, और रेहाना डार साहिबा सिर्फ 1,02,72 वोट हासिल कर सकी। और जो इब्तदाई नताइज हम तक पहुंचे थे पहले दिन, उसमें रेहाना डार साहिबा 50,000 वोट्स की लीड के साथ जीत रही थी। तो ये दूसरा अपसेट था जो कि हमने देखा। और स्टिल कल उस्मान डार साहब ने अपनी वालदा के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासे जज्बाती हो गए, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं फॉर्म 45 लेकर आप सबके डेरों पे आने को तैयार हूं, और आप सबको बताऊंगा कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था, मेरी वालदा यानी कि इलेक्शन जीती हुई थी, और आपने मुझे हरवाया। तीसरा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि अपसेट हुआ, 1985 से नवाज शरीफ साहब जो है वो मानसेरा की जो सीट है NA 15 वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, और इस दफा भी फिर उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मानसेरा में एक बहुत बड़ा इन्होंने नून लीग ने जलसा भी किया, लेकिन जो आजाद उम्मीदवार है शहजादा गुस्तासिब, उनसे वो मात खा गए। आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिब 1,50,249 वोट लेकर कामयाब होते हैं, और नवाज शरीफ साहब 80,000 के आसपास वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। ये उनकी आबाई सीट थी, और यहां से भी वो हार गए। और दूसरी तरफ एक डर, एक खदशा जाहिर किया जा रहा था पहले दिन, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो आजाद असीयत से लड़ रही थी, तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता, वो खासी लीड पे थी, लेकिन बाद फिर नवाज शरीफ साहब वो जीत गए। उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी वो कैसे जीते। अब आखिरी एक जो अपसेट होता है वो होता है कि काफी टाइम से आप बहुत सारी हुकूमतें देख लें, कोई भी हुकूमत आए उसमें कोई और बंदा शामिल हो ना हो, एक शख्स लाजमी होता है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। JUIFA के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो हमेशा शामिल होते हैं, और काफी टाइम से वो सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और उनके जो हामी हैं, उनके जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं, वो काफी टाइम से कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, और इस दफा भी ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी, और उसका बरमला वो इजहार भी कर चुके हैं। उनके वोटर्स सपोर्टर्स के जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो अगली हुकूमत में सदर पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन सदर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता से, उनसे इलेक्शन हार गए हैं। यह है NA 44 डेरा इस्माइल खान, और अली अमीन गंडापुर ने 93,440 वोट हासिल किए, और जबकि मौलाना साहब 59,922 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये जो अपसेट था, ये तीसरा था। सदर बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हार गए हैं। और अगर बाकी सूबाई असम्बली की बात करें तो वाज़े तौर पे 3 जमातें जो हैं वो अक्सरियत हासिल की है उन्होंने। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने, और सिंध में पीपल्स पार्टी ने, और KP की बात की जाए तो आज़ाद जो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है वो आए हैं। और बलोचिस्तान की असम्बली जो है वो जरा फ्रूट चाट बन गई है, उसमें समझ नहीं आ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी वहां पे जोर दिखा रही है, तो वहां पे लग रहा है कि ज्वाइंट वेंचर बनेगा। अच्छा जी, आपके इलाकों में सूरत हाल कैसी रही? और अभी जो 3 दिन गुजर चुके हैं इलेक्शन खत्म हुए, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनका जो नतीजा है वो नहीं आया। रात कुछ और खबरें आ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ जो है अभी लाइव आने का मकसद जो है वो आपसे मौजूदा सूरत हाल पे ज़रा गुफ्तगू शनीद करना था, और जो भी पिछले दिनों में वाक़यात हुए उनके बारे में। जेहलम के अंदर भी खासा रिटेलिएट कर रहे हैं इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हसन अदील, कर्नल शौकत, और आज तहरीक इंसाफ ने भी एक एहतजाजी कॉल दी हुई है 2 बजे। अभी शायद हम जब लाइव कर रहे हैं इस वक्त वो एहतजाज कर रहे होंगे। कल इसी तरह तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी साहब ने कॉल दी हुई थी। तो जो एहतजाज का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और रात को MQM वाले जो हैं वो भी लाहौर लैंड कर चुके हैं। हुकूमत कौन सी बनती है ये समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मौजूदा तनाजुर है जिसको हम डील कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो ये नजर आ रहा है
कि अभी जो हुकूमत बनेगी एक अगेन इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी, और जिस तरह की सिनेरियो है, क्योंकि कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत क्योंकि हासिल नहीं कर सकी, तो थोड़े थोड़े वोट्स के साथ, थोड़ी थोड़ी सीट के साथ एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत हमें बनती हुई नजर आ रही है। और फिर वही सूरत हाल अल्लाह ना करे कि हो जाए 2 साल 4 साल के बाद फिर अदम एतमाद और फिर एक नए इलेक्शन की तरफ, तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो उसकी मुतामल नहीं हो सकती। और जो दोस्त हैं हमें देख रहे हैं और काफ़ी जज्बाती कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक सूरत हाल में मत जाएं। सियासी जितने हैं आप, अगर हम बात करें जहांगीर तरीन के हल्के की, हाँ जी एक और अपसेट जहांगीर तरीन, वो भी मुझे याद आ गया, लोधरा का एक हल्का है जी, NA 155, यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो हैं इलेक्शन लड़ रहे थे। इस्तेकाम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा थे, बाद ये छोड़ गए और इन्होंने अपनी जमात बना ली। तो जी लोधरा से इलेक्शन लड़े थे, इनके सामने थी एक सैयदा इफ़त साहिबा, एडवोकेट थी, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी थी, तहरीक इंसाफ की उनको हमायत हासिल थी, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया और वो उन्होंने इलेक्शन से पीछे हट गई। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि तहरीक इंसाफ अपने एक मजदूर रहनुमा राव कासम को टिकट जारी करते हैं, और वो उनके बारे में कहा जाता है कि मजदूर हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं बर्फ का एक ठिया सा लगाते थे चौक के अंदर, और वो खैर से 53,000 वोट हासिल कर जाते हैं। और हालांकि वहां पे जीत जो है वो तो सदीक बलोच साहब गए हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हमारे जाफ्ता होते हैं, उनके जो नामजद उम्मीदवार होते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन जब राव कासिम से बात हुई हमारी, तो वो कहते हैं कि जी मेरा जो मुकाबला था वो जहांगीर तरीन के साथ था, और मैंने बासर खानदान और बासर शख्सियत को शिकस्त दे दी, मैं चाहे दूसरे नंबर पे आया लेकिन मेरा इलेक्शन हो गया। तो ये दूसरा अपसेट था जी। तो सीर साहब कह रहे हैं राजा खुरम नवाज NA 48 हमारा कैंडिडेट था जो कि नून लीग ज्वाइन कर चुका है, और ये बंदा सिर्फ इलाका के काम पर तो जो की वजह से बना है। हाँ जी, राजा खुरम नवाज जो है वो तो रात को ही आ गया था जी, वो नून लीग ज्वाइन कर चुके। इसी तरह अभी तोसीफ भाई बहुत सारे आजाद ऐसे हैं जिन्हें फैसला तो करना है, किसी तो मंडेर पर जाके उन्होंने बैठना है, लेकिन अब फैसला ये जल्दी कर लें तो मेरे ख्याल में देखें कितना अरसा निगरान सेटअप चलेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि काकड़ साहब शायद फोन करेंगे कि अगर आपका फैसला नहीं हो रहा तो हम 2-4 महीने और लगा लें, क्योंकि उन्होंने एंजॉय खासा कर लिया, और इसी तरह मोहसिन नकवी जो है उन्होंने खासा एंजॉय कर लिया। तो मोहसिन नकवी की अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली में भी जो सूरत हाल है वो भी खासी दिलचस्प नजर आ रही है कि चले हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून अगर बना लेती है, उन्हें पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल हो जाए जिस तरह भी, लेकिन फिर उसके बाद वजीर आला कौन आएगा? क्या मरियम नवाज साहिबा वजीर आला आएंगी या शहबाज शरीफ साहब वजीर आला आएंगे? यहाँ पे भी बड़ी डिबेट है। और अगर मरियम साहिबा आती हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या किसी मिनिस्ट्री में जाएंगे? और वजीर आला रहने वाले, बार बार वजीर आला रहने वाले, और फिर PDM की गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म रहने वाले, क्या कोई मिनिस्ट्री सिर्फ कबूल कर लेंगे? तो ये खासी खानदान के अंदर एक दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा जी, एहतजाज जारी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में जी। आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, सो वही हम बात कर रहे थे कि पैनिक नहीं होना, मुल्की इमलाक का आपने नुकसान नहीं करना। ये सियासी जितने भी हैं आप देख लें, एट दी एंड सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मैं जरदारी को, ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज से, लाड़काना और सिंध की सड़कों पे घसीटूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और बाद उसी शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उसी शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के साथ इल्हाक किया। उन्हीं की गवर्नमेंट में जब वो वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर खारजा रहे बिलावल भुट्टो जरदारी, ये भी जरदारी साहब के बेटे थे, शायद शहबाज शरीफ साहब भूल गए थे। और अगर हम बात करें फारूक सत्तार साहब की, फारूक सत्तार साहब ने कल कहा था कि हम एक अच्छी लीड ले चुके हैं, हम अच्छी 16-17 सीट्स ले चुके हैं और हम माजी की गलतियों का अजाला नहीं करेंगे। तो मैंने सवाल ये भी किया और अभी भी एक मेरा फारूक सत्तार साहब से सवाल है कि किन गलतियों की आप बात कर रहे हैं, किस गलती की बात करेंगे आप, किस गलती का आप अजाला करने जा रहे हैं? कि 2018 में जो आपने इमरान खान साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई वो आपकी गलती थी, उसका अजाला करने जा रहे हैं, इस दफा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे? या फिर अदम एतमाद में जो इमरान खान के खिलाफ आपने वोट दिया था वो आपकी गलती थी, वो अजाला नहीं करेंगे? अच्छा देखें, ये सूरत हाल आपके सामने है। मैं सड़कों पे घसीटूंगा, फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां ये है, फलां ड्रग माफिया है। ये आप सियासी मुबस्सरीन से, सियासी जो इनके बड़े बड़े पंडित हैं और जो सियासी बाबे हैं उनसे आप नारे सुनते रहे। एट द एंड क्या होता है, ये सारे मिल बैठते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान जब इमरान खान के कंटेनर पे थे तो ये इन्हीं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और जो जरदारी साहब इनके खिलाफ
कैसे अल्लम इन्होंने बुलंद किया हुआ था बगावत का, और कैसे ये नारे लगाया करते थे। और जब इस अहकाम पाकिस्तान बन गई, इन्होंने इल्हाक कर लिया मुस्लिम लीग नून के साथ, तो तब इन्हें शायद वो सारे नारे जो है वो इन्हें समझ नहीं आए। तो ये सियासी जो लोग होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, सियासी लीडर होते हैं, ये अपने मुफाद के हिसाब से और हुकूमती मुफाद के और जाती मुफाद के हिसाब से ये बदल जाते हैं। तो आप लोग जो है जज्बाती नहीं होना और मुल्की अमलाक का नुकसान आपने नहीं करना। एहतजाज आपका हक है, एहतजाज कीजिए, लेकिन एहतजाज के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। एहतजाज जो है वो पुरअमन रह के किया जाना चाहिए। आप एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, आप अपना बताइए कि हमने वोट दिया था, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, तो हमारे वोट जो है वो ज़ाया ना होने दिए जाएं और हमें रिजल्ट्स जल्दी दिए जाएं। और ये भी इलेक्शन कमीशन से हम अगेन बार बार अपील कर रहे हैं कि अब क्योंकि अवाम ने अपना आइनी हक और कौमी फरीजा अदा कर दिया और उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, तो चाहे वो जीत गए कोई हार गए, कम से कम आप जो है रिजल्ट जो है वो अनाउंस लाजमी कीजिए। अच्छा जी, और कुछ कमेंट शामिल करते हैं। दूसरा साल का हमारा हकान अब्बासी वाला है। अजीब पुन है कि हकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर यहाँ भी पीटीआई ही जीती है। रात को सब एक जगह होते हैं, बस अवाम को पागल बना रहे हैं। इस्लामाबाद क्लब दे ऑल आर ऑन द काउंटेबल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हकान अब्बासी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे और हकान अब्बासी साहब की जो इख्तलाफात थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ काफ़ी वाजे हो रहे थे। पहले सिर्फ एक ढकी छुपी बातें थी, बाद में वो खासे वाजे हो गए थे। खाकान साहब भी एक बड़े मैं समझता हूँ कदावर सियासतदान है, लेकिन उन्हें सियासत से एक दफ़ा शायद वो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं या वो हालात का धारा देख रहे हैं, वो किस समझ जा रहे हैं। बाकी जो कुछ कमेंट्स वो आ रहे हैं जी, ये सब एक टेबल पे होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही मैं भी उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक टेबल पे होते हैं, इनके मुफाद एक जैसे होते हैं, ये मुफाद की सियासत करते हैं और मुफाद के साथ ही होते हैं। इनका जो भी सिनेरियो होता है उनमें कभी भी अवाम शामिल नहीं रही, और ये मैं वाजे आप पे कर दूं, अवाम कभी भी इनका कोई मसला नहीं रही। अवाम बस वोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप देख लें, आप अगर एक कैंपेन देखें आप सोशल मीडिया पे, वो ट्रॉल भी खासी हुई, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूं। जैसे उन्होंने सैयद बासत जो साहब हैं मुजफ्फरगढ़ के, उनकी बेटी सैयदा माहा बुखारी ने जिस तरह कैंपेन की, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की है जी, अपनी बहन के लिए, अपने वालिद के लिए। कैंपेन ऐसी ही होती है। लोगों ने उनको ट्रॉल किया, लेकिन ख्याल कीजिएगा खातून है, वो भी आपने उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान करना है, लेकिन उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी की। लेकिन अब दूसरा रुख अगर देखें तो वो फॉर्च्यूनर में आई नहीं थी, वो लैंड क्रूजर्स में आती थी। आसपास उनके देखें कैमरामैन और सारा कुछ आप नजर आ रहा, उनके हाथ में आईफोन नजर आ रहा था। लेकिन जो सामने बैठे तालियां बजाते हुए लोग थे, उनकी अगर आप हालत देखें तो शायद किसी के पांव में नई जूती भी ना हो, टूटी हुई जूतियां लोगों ने पहनी हुई थी और सामने बैठे हुए थे। तो आप जरा इन पे भी ध्यान दें। अगर वो इतना अरसा से इलेक्शन लड़ रही हैं और इलेक्शन उनके खानदान वाले जीत रहे हैं, तो इलाके की सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी है। तो इसी तरह बाकी सब इलाकों में, मैं लाहौर में 10 दिन रहा हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह रातों में वहां पे एक रात हम देखते थे कि सड़क टूटी हुई है, सड़क को तोड़ा जा रहा है, और अगली सुबह जब ऑफिस से निकलते थे और शूट पे जा रहे होते थे तो वो सड़क बन चुकी होती थी। और एक एमपी तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने 31 ट्रांसफार्मर जो है वो लगवाए हैं। अब आप इस बात का भी देख लें कि ये कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो जानबूझकर छोड़े जाते हैं, ताकि बिल्कुल जब इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन करीब हो जाए, तो तब वो काम करवाए जाए, ताकि आवाम के जहन में वो चीज रहे और हम जो है वो वोट हासिल कर सकें। तौसीफ साहब, अवैस भाई 2018 वाली बात क्यों नहीं करते? पीटीआई के लोग जब इस वक्त इल्जाम लगाते हैं, हालांकि मोहसिन दावड़ को गोली लगी, पीटीआई जीती है और वही पर फौज मोहसिन दावड़ ने चढ़ाई है, क्या बिल्कुल जी। 2018 में जो हुआ उसको भी कंडेम करते हैं, 2024 में जो हो रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। देखें, किसी पर हमला हो रहा है, कोई किसी को मारा जा रहा है, कहीं पे तशद्दुद हो रहा है, सबको एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से आज़ादी हासिल है। वो अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता जी। आवाम ने फैसला सुना दिया। अब आगे आपका जो आपके पास अमानत है कौम की, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूं 2018 में भी गलत हुआ था, 2024 में जो हो रहा है वो भी गलत हुआ है, और तब भी हम इस बात पर कहते थे। देखें, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो इस बात के बिल्कुल भी मुतामल नहीं है कि आप जो है एक या कमजोर हुकूमत बनाएं या किसी भी अफरा तफरी की जानिब जाएं, क्योंकि अभी हमारी जो मईशत है उसको एक कमजोर हुकूमत की बजाय एक मजबूत हुकूमत और एक कंसिस्टेंट हुकूमत की जरूरत है, जो कम से कम 5 साल पूरे करे और पाकिस्तान के हालात कुछ बदल जाए। ये कुछ सियासी सूरत हाल थी जो आपके साथ हमने शेयर कर दी, जो अपसेट हुए और जो अब तक 8 तारीख से लेकर अभी तक हुआ वो आपके साथ शेयर किया। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एक
एक आईनी हक है कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन आपने पाकिस्तान का और मुल्की इमलाक का नुकसान नहीं करना। अगर आपने, मैं फिर कहूंगा, अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया तो आपको शिकवा शिकायत करने की, तनकीद करने की भी मेरे ख्याल में हक हासिल नहीं है। NA60 जेहलम में PTI को इंसाफ मिलने का चांस है जी। NA60 61 में पिटीशन दायर हुई भी है। अब देखें क्या होता है। आज हसन साहब की भी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो भी देखी, वो खासा पुरजोश थे और एहतजाज भी कर रहे थे। यहाँ पे भी सिचुएशन समझ नहीं आई। हसन अदील साहब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, PTI के हमारे याफ्ता थे और पहले दिन खासी लीड ले रहे थे, अगले दिन क्या होता है बिल्कुल समझ नहीं आई। सो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्हें अभी तक सियासी सूरत हाल की समझ नहीं आई। और आपने जज्बाती नहीं होना, सोशल मीडिया पे एतबार बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो जेर गर्दिश हैं वो बहुत सारी चीजें फेक होती हैं। एक जमात का जो बयानिया बनाया जाता है उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है और सोशल मीडिया की हर बात पे यकीन रखने वाले को इस्तिलाह में वेबकूफ कहते हैं। तो आपने वेबकूफ भी नहीं बनना और बेवकूफ भी नहीं बनना। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए उन पे आपने तवज्जो देनी है और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और डिजिटल पाकिस्तान के साथ आपने जुड़े रहना है। अभी तक लाइक फॉलो नहीं करना, अभी तक लाइक फॉलो नहीं किया और ये जो है वो स्लिप हुई है टंग, नहीं करने से मुराद ये है कि अभी कर लेना, ठीक है। अगर पहले नहीं किया तो अभी कर लें। और जो आइंदा जो सूरत हाल होगी, जो लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, अब तो समझ नहीं आ रही कि दिन चढ़े कुछ होता है, रात को कुछ हो जाता है। डिजिटल पाकिस्तान की स्क्रीन से आपको मिलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।